हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। मैं पंकज राठौर आप सभी का बालाजी कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को हम पिछली 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं तथा वर्णमाला की आज की ये आखिरी क्लास है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के साथ आपके वर्णमाला यानी कि हमारा पहला चैप्टर वर्णमाला पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये जो वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं तथा हिंदी स्पेशल जो पढ़ रहे हैं बालाजी क्लासेस पे, ये हमारे एमपी में होने वाली जेल प्रहरी तथा मध्य प्रदेश एसआई के लिए स्पेशल है तथा वे सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी ग्रामर पूछी जाती हैं सबके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है तथा कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्णमाला के बाद संधि का। दोस्तों, संधि को भी हम 3 या 4 दिन पढ़ेंगे। जैसे वर्णमाला पढ़ रहे हैं ऐसे ही डिटेल में संधि को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरुआत के साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने पिछले 2 दिनों की क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, हमने पढ़ा कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि वर्णमाला के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। दोस्तों, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा था कि स्वर के 3 भेद होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं तथा उन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा। दोस्तों, वैसे ही आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस 7% हैं तथा जो 2 दिनों की क्लासों में हमने पढ़ा उसमें से 40% चांसेस है प्रश्न बनने के परीक्षा में। क्योंकि जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन दोनों टॉपिक से। हालांकि जो हमने पढ़ा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे वर्णमाला का बेसिक है, उसे पढ़ना ज़रूरी है। अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, इस क्लास को पढ़ने से पहले आप पिछली 2 क्लासों जो हमने वर्णमाला की डाल रखी है उनको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपका बेसिक जो है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का, वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णों के उच्चारण स्थान, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उससे 60% क्वेश्चन बनने की संभावना एग्ज़ाम में होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम वर्णों के उच्चारण स्थान का जो पहला हमारा भेद है उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कि हमारे जो वर्णों के उच्चारण होते हैं वो शरीर में कहाँ कहाँ से होते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो वर्णों के उच्चारण होते हैं वो एक तो कंठ से होते हैं, हमारे तालव्य से होते हैं। कंठ यानी कि गले से होते हैं, तालव्य यानी कि जो तालु होती है हमारी, जो जीभ के नीचे होती है, हमारी जो जीवान है उसके नीचे जो होती है उसको हम तालु बोलते हैं। हमारे दांत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। हमारी जो मुर्दाएँ, जो हमारे मस्तिष्क में जो खाली भाग होता है उसको हम मुर्दा बोलते हैं, उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तथा हमारे दांत से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तथा हमारे होठ यानी कि ओष्ठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि किसी एक के कारण ही वर्णों का उच्चारण होता है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण 2 ऑर्गन यानी कि 2 जो उच्चारण स्थान है उनसे मिलकर होता है। जैसे कि कंठोष्ठ हो गया, कंठ और ओष्ठ से मिलकर ओ और ओ का उच्चारण होता है। वे सभी में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं कंठ से। तो दोस्तों, कंठ से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि आज की क्लास के लिए हमें कुछ सूत्र
याद करने पड़ेंगे। दोस्तों ये कितने जैसा कठिन आपको दिख रहा है ऐसे कठिन सूत्र नहीं है, मैं इनको आपको बिल्कुल आसानी के साथ याद करवा दूंगा। दोस्तों तो हम जानते हैं कि अकुह विसर्जनीय नामः कंठ, पहला श्लोक है हमारा, कंठ के लिए हमें याद रखना है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। हम जानते हैं दोस्तों कि इससे कैसे हमें याद होगा कि कौन कौन से वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अ से, अकु के अ से अ तथा आ का उच्चारण होता है, तथा जो कु है दोस्तों, जो कु है उससे हमारे क वर्ग का, जो हमारा क वर्ग है क ख ग घ घ, हमने कल व्यंजन के वर्गों के बारे में पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन के जो भेद हैं, जो व्यंजन का जो भेद है स्पर्श व्यंजन, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दोस्तों हमने देखा कि अ से हमारा अ और आ, उसके बाद दोस्तों जो कु है उससे हमारा क वर्ग, जो क वर्ग है इसमें क ख ग घ, क ख ग घ और ण्य, ये पांचों हमारे क वर्ग में आते हैं। अ और आ हमारे अ और आ जो हमारे स्वर हैं, अ कु से हो गया दोस्तों, और ह से हमारा ह, तथा विसर्जन, विसर्जनीय इसका अर्थ होता है दोस्तों विसर्ग, यानी कि वो चिन्ह विसर्ग का, अयोग वहाँ मैंने पढ़वाया था ना दोस्तों आपको, जो विसर्ग का चिन्ह है उसे दो बिंदी लगी होती है, पीछे की तरफ ह का उच्चारण आता है जिसके वो। तो दोस्तों अ से हमने पढ़ा अ और आ, कु से हमने पढ़ा क ख ग घ ण, तथा विसर्जनीय से ड, और नाम का अर्थ होता है दोस्तों नाम वाले, नाम वाले। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से। कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से। फिर से याद करते हैं दोस्तों, अकुह विसर्जनीय, एक मिनट दोस्तों, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से हो गया दोस्तों अपना अ और आ, क से हो गया क वर्ग, ह से हो गया हमारा ह, और विसर्जनीय से हो गया दोस्तों हमारा विसर्ग, और नाम से हो गया नाम वाले। इन सभी का उच्चारण दोस्तों कहाँ से होता है? क वर्ग के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था क, ख, ग, घ और ण्य, ये सभी दोस्तों हमारे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र से हमें क्या पता पड़ा कि जो वर्णों के उच्चारण स्थाने, जो कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है वो हमने पढ़ा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ से हो गया हमारा अ और आ, क से हो गया क वर्ग, और विसर्जनीय से हो गया ह से हो गया ह, और विसर्जनीय से हो गया हमारे विसर्ग। ये सभी इससे जो स्टार्ट होते हैं, ये सभी जो हमारे वर्ण हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। दोस्तों याद करने के लिए कई दोस्तों इसको याद करना बहुत ही आसान है। एक बार फिर से दोहराएंगे मेरे साथ में दोस्तों, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से हो गया हमारा अ आ, कु से हो गया क वर्ग, ह से हो गया ह, और विसर्जनीय से हो गया हमारे जो विसर्ग होता है वो, और नाम वाले इनका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से। एक बार हम सब लिख लेते हैं, जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, क, ख, ग, घ, ण और ह, और हमारा विसर्ग। इन सभी का उच्चारण हमारा
कंठ हैं दोस्तों, इनको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा श्लोक हमारा जो है दूसरा। अब हमारा तालव्य यानी कि तालु के बारे में पढ़ेंगे कि तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों जो हमारा तालु है उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, उसके लिए हमें एक दूसरा श्लोक याद करना पड़ेगा। पहला तो हमने किया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दोस्तों पहला श्लोक अपने को याद हो गया कि कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों उसके बाद हम अब जानते हैं कि हमारा जो तालु है उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों तालु से हमारे जो वर्णों का उच्चारण होता है उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा इचु यशा नाम तालव्य। तो दोस्तों ई से हो गया हमारा ई, छोटा ई और बड़ा ई। चू से हो गया च वर्ग तथा दोस्तों य से हो गया य हमारा, और शा से हो गया स। और दोस्तों उसके बाद जो नाम वाले हैं इन सभी नाम वाले, नाम से हो गया नाम वाले, इन सभी का उच्चारण दोस्तों हमारे तालु से होता है। तो दोस्तों एक बार फिर हम देखते हैं इचु यशा नाम तालव्य। तो दोस्तों हमारे ई से ई और ई दोनों, छोटा ई और बड़ा ई दोनों आ जाएंगे। ई से छोटा ई और बड़ा ई। उसके बाद दोस्तों च से च वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों, हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था। च, छ, ज, झ और ण्य, ये सभी हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। उसके बाद दोस्तों य के बाद आता है हमारा यशा। तो ये श शक्कर वाला, और ये सभी नाम वाले जो वर्ण हैं इनका उच्चारण दोस्तों हमारे तालु यानी कि तालव्य से होता है। तो दोस्तों इस श्लोक को हम फिर से याद करेंगे, इचु यशा नाम तालव्य। बहुत ही साधारण श्लोक है दोस्तों, इसको याद करना कोई कठिन नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आता है, हमसे पूछ लिया जाता है कि च का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर हमने को श्लोक याद होगा तो हम श्लोक से पता लगा लेंगे कि च वर्ग के अंतर्गत आता है तथा इचु यशा नाम तालव्य, जिसका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये से पढ़ने का यही मतलब निकलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों। और जो वर्णों के उच्चारण स्थान है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक एक वर्ण को आप रटो, केवल आपको 8 सूत्र याद करने हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दोस्तों एक बार और हम इस श्लोक को याद करते हैं, इचु यशा नाम तालव्य। तो दोस्तों एक बार फिर हम देखते हैं कि हमारे तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा कि हमारे जो तालु है उससे ई और ई दोनों ही, इचु यशा नाम तो ई और बड़ा ई। उसके बाद दोस्तों च वर्ग, जो हमारा च वर्ग है उसका, और य का और श का, और ये सभी नाम वाले, इन सभी का उच्चारण दोस्तों हमारी तालु से होता है। दोस्तों अब हम उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी मूर्धा है, मूर्धा किसे बोलते हैं दोस्तों, जो हमारे मस्तिष्क के बीच में जो खाली भाग होता है। दोस्तों इन वर्णों को याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब इनका वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जो इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, अगर इनको उच्चारित किया जाता है तो हमारे जो मस्तिष्क है उस पर अगर हाथ रखते हैं तो एक कंपन की आवाज़ आती है, मतलब हमारा हाथ कंपन करने लगता है। अगर उस पर हम हाथ रखते हैं, हमारे जो मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग है मूर्धन्य जिसको बोलते हैं, तो कंपन करता है। तो दोस्तों अपनी जो मूर्धा है उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों सबसे इसका श्लोक याद रखते हैं हम, ऋतु रसानाम मूर्धन्य। तो दोस्तों री से हो गया अपना
ऋषि, जो ऋषि होता है वो। 2 से हो गया ट वर्ग, ट वर्ग, जिनको हम कर्कश या कठोर वर्ण बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ट, ठ, ड और ढ और ण। दोस्तों ये सभी हमारे ट वर्ग के 5 वर्ण हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान हमारी मूर्धा है। और दोस्तों र से हो गया हमारा र और शा से हो गया श। और ये सभी नाम वाले, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? हमारी मूर्धा है। तो दोस्तों श्लोक को हम याद करते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धन्य। क्या है दोस्तों? ऋतु रसानाम मूर्धन्य। एक बार और दोहराएंगे दोस्तों कि री से ऋषि, 2 से ट वर्ग, र से र और श से श। इन सभी का उच्चारण स्थान हमारी मूर्धा होती हैं। दोस्तों जो हमारी मूर्धा होती है वो हमारे मस्तिष्क की जो खाली जगह होती है उसको हम मूर्धा कहते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो होता है दोस्तों वो हमारी मूर्धा से होता है। एक बार और हम श्लोक को याद करेंगे दोस्तों। ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य। दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ इस श्लोक को 2 से 3 बार दोहराएंगे तो आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा, जैसे कि मुझे याद हो गया है। मुझे अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। मैं बता सकता हूँ दोस्तों कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित हो सकता है बिना किसी पेन या पेपर पर लिखकर, क्योंकि मुझे सारे श्लोक याद हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मेरे सामने और आपके सामने भी जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप देख के बता दोगे इसका उच्चारण इस अंग से या इस जगह से, इस स्थान से होता है कि कंठ से कौन सा होता है। तो अपने को याद है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अकु से अ, क वर्ग वाला, ह विसर्ग से जो अपना विसर्ग हो गया वो, ये सभी नाम वाले हमारे कंठ से होते हैं। तथा उसके बाद हमने पढ़ा इचु यशा नाम तालव्य। हमारे तालव्य से कौन कौन से होते हैं? तो ई होता है, च वर्ग पूरा होता है, य होता है और श होता है। ये सभी नाम वाले तालव्य से होते हैं। दोस्तों उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तीसरा, ऋतु रसानाम मूर्धन्य। तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि हमारी मूर्धा से कौन कौन से जो वर्ण हैं उनका उच्चारण होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋषि का, ट से ट वर्ग का और र से र का और श से श का। इन सभी का उच्चारण हमारी मूर्धा से होता है। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं चौथा जो हमारा सूत्र है, ये है दोस्तों हमारा ऋतु लसानाम। ऋतु लसानाम, ये वाला ल है दोस्तों। ऋतु लसानाम दंतव्य। हमारे दांत से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों जो हमारे दांत से वर्णों का उच्चारण होता है उसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, ऋतु लसानाम दंतव्य। ऋतु लसानाम दंतव्य। तो दोस्तों र से हो गया हमारा ये जो ल होता है ये वाला, और त से हो गया त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। त, थ, द, ध और न। दोस्तों ये सभी हमारे दांत से उच्चारित होते हैं। उसके बाद लसानाम, ल से आ गया हमारा ल वर्ण और दोस्तों स से आ गया हमारा स। इन सभी नाम वाले हमारे दांत से उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि ऋतु लसानाम दंतव्य, हमारे दांत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं दोस्तों? ऋतु लसानाम दंतव्य, यानी कि र, त वर्ग पूरा, त थ द ध न तथा ल तथा स, ये सभी नाम वाले हमारे दांत से उच्चारित होते हैं। दोस्तों उसके बाद हम जानते हैं पांचवा श्लोक जो हमारा है वो है उपजम्मनीय नाम ओष्ठ। ओठ नहीं है दोस्तों, ये ओष्ठ है। टाइपिंग करने में सही नहीं आया दोस्तों,
ये हमारा ओष्ठ है, ओठ ही मतलब होता है इसका। तो दोस्तों इस श्लोक में हम अपुध्यमनीय ओष्ठ, अपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, अपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, यहाँ मानीय दोस्तों नाम ओष्ठ। तो दोस्तों ऊ से हो गया हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पू से हो गया दोस्तों प वर्ग। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। प, फ, ब, भ और म, ये सभी हमारे ओष्ठ से यानी कि ओठ से उच्चारित होते हैं, जब हमारे होठ होते हैं इनसे उच्चारित होते हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया हमारा ध्यममानीय। ध्यममानीय का नाम दोस्तों इसका मतलब होता है ये वाले चिन्ह, जो सभी चिन्ह होते हैं ना, इनका उच्चारण ओठ से होता है। इन सभी नाम वाले वर्णों का उच्चारण हमारे ओष्ठ यानी कि ओठ से होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं उपुध्यमानीय नाम, उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ, उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ। इस श्लोक को 5वां श्लोक है, इसे हमें याद रखना है दोस्तों। ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प से प वर्ग, और ध्यमानी का मतलब होता है चिन्ह। कौन से चिन्ह दोस्तों? ये वाले जितने भी चिन्ह होते हैं वो, ये सभी नाम वाले हमारे ओष्ठ यानी कि होठ से उच्चारित होते हैं। दोस्तों हमने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं, अब इनका फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद 6ठा, 7वां और 8वां कैसे श्लोक हैं तथा हम उसको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से हो गया दोस्तों अ और आ, क से हो गया क वर्ग, और ह से हो गया ह, और विसर्जनीय से हो गया दोस्तों हमारे विसर्ग। ये सभी नाम वाले हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने देखा इचु यशा नाम तालव्य, जो हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। तालु किसको बोलते हैं दोस्तों? हमारे जो मुंह के निचले वाला भाग है, गले से ऊपर तथा जबान के नीचे का जो भाग है उसको हम तालु कहते हैं। उससे जो हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं दोस्तों, उनमें कौन कौन से आते हैं? ई और ई, च वर्ग पूरा, च छ ज जण, और य और श, ये सभी नाम वाले हमारे तालु से उच्चारित होते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। दोस्तों ऋषि ट वर्ग, र और श, और ये सभी नाम वाले हमारी मूर्धा यानी कि जो मस्तिष्क का खाली भाग है उससे उच्चारित होते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा लतु लसा नाम दंतव्य। हमारे दांत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इसका श्लोक है लतु लसा नाम दंतव्य। ल और त वर्ग और ल और स, और ये सभी नाम वाले हमारे दांत से उच्चारित होते हैं दोस्तों। उसके बाद अभी हमने जस्ट पढ़ा उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ। तो दोस्तों जो हमारा ऊ और ऊ हो गया तथा प वर्ग हो गया तथा ध्यामनीय का मतलब सभी चिन्ह हो गए, ये सभी नाम वाले हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं दोस्तों। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 6ठा जो श्लोक है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जो 6ठा श्लोक है उसका मतलब है कंठ तालव्य, यानी कि 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ए दे, तो ए का मतलब होता है ए और ए, बड़ा ए और छोटा ए, ये दोनों ए और आई बोलते हैं जिसको दोस्तों हम ए और आई। और देतो का मतलब होता है ये दोनों, वे दोनों। कौन दोनों? ए और आई। इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य दोस्तों। अब हम जानते हैं कि इन जो आई, ए और आई हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव क्यों है? ऐसा क्यों है कि बाकी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से है, जबकि आई और आई का उच्चारण स्थान है वो 2 स्थान है? ऐसा क्यों? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा आई है वो अ प्लस छोटा ई से मिलकर बना है
जानते हैं दोस्तों। तो जो अ है उसका उच्चारण स्थान हमने जाना था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? हमारे कंठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से। और फिर हमने पढ़ा था दूसरा जो श्लोक था, इचु यशा नाम तालव्य। क्या पढ़ा था दोस्तों? तालव्य। इचु यशा नाम तालव्य पढ़ा था दोस्तों, अभी पढ़ा था, जस्ट आपको याद है तथा आपको आसानी से याद रह जाएगा। इसलिए दोस्तों जो आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो ए है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालव्य कैसे है। तो जो आई है वो अ प्लस अ धन बड़ा ई से मिलकर बना होता है और इनका भी उच्चारण स्थान अ का कंठ है तथा बड़ा ई का भी तालु है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। दोस्तों ये बात आप याद रखने का, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे कि इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। दोस्तों अपने को मेनली 5 श्लोक याद करने हैं, उसके बाद तो सारे अपन ये जो छठा श्लोक हमने पढ़ा ये आसानी के साथ अपने को याद हो गया कि ए का और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य क्यों है। दोस्तों अब इसके बाद हम जानते हैं, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए देतो कंठ तालव्य। ए और ए दोनों, वे दोनों कौन? ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है दोस्तों। अब हम जानते हैं 7वें श्लोक की ओर बढ़ गए हैं दोस्तों। अपन 7वें श्लोक के बारे में जानते हैं। ओ दोतो कंठ ओष्ठ। क्या दोस्तों? ओ दोतो कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ होता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर इसका उच्चारण होता है। किसका होता है दोस्तों? छोटे ओ का और औ का, इन दोनों का उच्चारण जो होता है दोस्तों वो हमारे कंठ और ओष्ठ से होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसका जो औ और ओ है इनका उच्चारण स्थान कंठ से क्यों होता है। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने जाना था कि जो औ है वो अ प्लस छोटे ऊ से मिलकर बना होता है तथा जो आऊ है वो अ प्लस बड़े ऊ से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमने अभी एक श्लोक पढ़ा था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ का तो हो गया दोस्तों कंठ, क्या हो गया दोस्तों? कंठ। तथा जो ऊ है उसका हमने पढ़ा था उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ। उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ। तो दोस्तों कंठ प्लस ओष्ठ क्या हो गया? कंठोष्ठ। तो 7वां श्लोक भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं अगर आपको 5 श्लोक आसानी से याद हो गए हैं तो दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं 8वां जो श्लोक है उसके बारे में। जो दोस्तों 8वां श्लोक है वो थोड़ा स्पेशल केस है। इसका श्लोक पढ़ते दोस्तों, वकारस्य वकारश्च दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जो हमारा व वर्ण है वो पढ़ा था ना दोस्तों हमने, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत व पढ़ा था। जो व वर्ण है उसका उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ, दांत प्लस होठ से मिलकर होता है। दांत प्लस होठ से मिलकर होता है। तो इसको अपने को स्पेशली याद रखना है। केवल एक ही वर्ण ऐसा है जिसका जो व्यंजन है तथा जिसका उच्चारण स्थान 2 जगह से हैं, दांत और ओष्ठ हैं। दंतोष्ठ जिसका उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ये 8 श्लोक हमने याद कर लिए, इनको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। हमारे कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ से हो गया दोस्तों अ और आ, क से हो गया क वर्ग, और दोस्तों विसर्ज से नाम ह से हो गया हमारा ह, और विसर्जनीय से हो गया हमारा विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा इचु यशा नाम तालव्य। तो हमारा छोटा ई और बड़ा ई और च वर्ग, और दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा य और श, इन सभी नाम वाले का उच्चारण स्थान
हमारी तालु हैं, तालव्य हैं, जिसको हम तालु बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा कि ऋतु रसानाम मूर्धन्य जो हैं वो ट वर्ग और र और श, ये सभी नाम वालों का उच्चारण स्थान हमारी मूर्धा है। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा लतु लसानाम दंतव्य। जो हमारा चौथा श्लोक है दोस्तों वो है लतु लसानाम दंतव्य। तो दोस्तों हमारा दांत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? तो एक तो हो गया दोस्तों ल और त वर्ग हो गया दोस्तों, उसके बाद ल हो गया और स हो गया। दोस्तों ये सभी जो वर्ण हैं हमारे दांत से दंतव्य से उच्चारित होते हैं। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा कि उपयुज्यमानीय नामः ओष्ठः। उपयुज्यमानीय नामः ओष्ठ जो होठ से उच्चारित होते हैं उसमें क्या क्या था दोस्तों? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और दोस्तों प वर्ग, उसके बाद दोस्तों धमनी यानी कि चिन्ह उद्धमनी जो हैं, उद्धमानी हमारे चिन्ह, इन सभी का उच्चारण स्थान हमारे होठ हैं। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा ए दे तो ए और ए ये दोनों कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको विस्तार से चर्चा करके बताया था। और उसके बाद हमने जो 7वां श्लोक पढ़ा था दोस्तों वो था ओ दो तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ। तो दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ क्यों होता है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ क्यों होता है, तो वो मैंने आपको अभी डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद दोस्तों हमने 8वां स्पेशल केस पढ़ा था कि वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ जो व है हमारा वो दांत और ओष्ठ से मिलकर जो उच्चारित होता है, दांत और ओष्ठ से मिलकर उच्चारित होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो व है वो स्पेशल व्यंजन की श्रेणी में आता है, और जो व है वो किस व्यंजन की श्रेणी में आता है? हम दोस्तों उसको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में लेते हैं। दोस्तों उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुनासिक वर्ण। दोस्तों अनुनासिक वर्ण के बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी, आज थोड़ा और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों जो अनुनासिक वर्ण हैं उनको हम नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण और नाक से उच्चारित होने वाले, नाक प्लस मुंह से उच्चारित, मुंह से उच्चारित होने वाले वर्ण कहते हैं। दोस्तों जो नाक और मुंह से मिलकर उच्चारित होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं? प्रत्येक वर्ग का, कल हमने 5 वर्ग पढ़े थे स्पर्श व्यंजन में, उनको हमने वर्गीय व्यंजन भी कहा था। प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है दोस्तों वो अनुनासिक वर्ण या नासिक वर्ण कहलाता है। उसको हम पंचम वर्ण या पंचाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि वो 5वां वर्ग प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। तो दोस्तों उसमें क्या क्या आता है? एक तो ड आता है, एक ण्य आता है, एक ण आता है, और एक म आता है, और एक न आता है। पहले न आता है और फिर म आता है। तो दोस्तों ये जो 5 वर्ण हैं इनको पंचाक्षर या पंचम वर्ण भी कहते हैं। ये हम अनुनासिक वर्ण है दोस्तों, इनको हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं या नासिका वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। और ये नाक प्लस मुंह दोनों से मिलकर उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको नासिक के वर्ण कहा जाता है। दोस्तों ये थे हमारे अनुनासिक वर्ण, उनके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। दोस्तों जो हमारी आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि, इसको आगत क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये बाहर के देशों से आई हैं, यानी कि वो अरब देशों से आई हुई ध्वनियाँ हैं, इसलिए इनको हम आगत ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कौन कौन से हमारे वर्ण हैं वो आते हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है। दोस्तों जो आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो कभी पूछ लिया जाता है कि इनकी संख्या कितनी है। तो अगर एग्ज़ाम के ऑप्शन में अपने को 5 और 4 दोनों मिल गया, एक ऑप्शन में 5 है और एक में 4 है, तो अपने को 5 को सही मानना पड़ेगा। तथा अगर 5 ऑप्शन में नहीं है और 4 ही है तो अपने को 4 सही मानना पड़ेगा। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं जानते हैं, आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि। दोस्तों जो आगत ध्वनि उसका पहला वर्ण ये क है, इसके नीचे एक बिंदी, जैसे कल हमने 2 उषक्पित व्यंजन पढ़े थे ड
और ढ, इन दोनों के नीचे जो बिंदी लगी थी इनको हमने उषक्पित व्यंजन कहा था। क्या कहा था दोस्तों? उषक्पित व्यंजन। परंतु दोस्तों ये आगत या ग्रहित ध्वनि में नहीं आते हैं, इनको हम उषक्पित व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो क है, इस क के नीचे ये बिंदी लगी होती है तो ये आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि के अंतर्गत आता है। सादा क इसके अंतर्गत नहीं आता, पर जो क के नीचे ऐसी बिंदी लगी है जो उषक्पित व्यंजन के नीचे लगी होती है तो ये आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसके साथ साथ क के साथ ख के नीचे भी बिंदी लगी होती है, क के नीचे लगी होती है, ये दो हो गए। ग के नीचे भी लगी होती है दोस्तों, तो ये भी हमारी आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि में आता है। उसके बाद दोस्तों हमारा ज के नीचे बिंदी लगी होती है वो, और दोस्तों फ के नीचे जो बिंदी लगी होती है, ये पांचों हमारी आगत या ग्रहित ध्वनि में आते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं जिससे इनको आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा क है उससे बनता है दोस्तों कमीना। तो दोस्तों ये वर्ड सुन के आपको लगता नहीं है ये उर्दू का वर्ड है। तो जो उर्दू के वर्ड हैं जिनमें जो ऐसे बिंदी वाले अक्षर प्रयोग में किए जाते हैं जिनको आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि कहते हैं, तो वो सभी आगत ध्वनि या नुक्ता ध्वनि भी कहते हैं दोस्तों। इनको नुक्ता ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नुक्ता ध्वनि भी कहा जाता है, नुक्ता ध्वनि भी कहा जाता है। दोस्तों जो ख से वर्ड बनता है उसको हम जानते हैं ख्याल। ये जो ख्याल है दोस्तों ये भी उर्दू का वर्ड है। जो ग से जो वर्ड बनता है दोस्तों उसको हम याद करते हैं ग्वाल, और जो ग है इसके नीचे बिंदी लगी होती हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो फ से और ज से कौन कौन से, तो ज से दोस्तों एक तो नज़र हो गया, नज़र उर्दू का वर्ड है तो ज के नीचे बिंदी लगी मिलेगी आपको, और एक सफ़र हो गया। दोस्तों जो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी होती हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, आगत ध्वनि और ग्रहित ध्वनि के। पूछ लेगा दोस्तों कि इसमें से एक मतलब गलत कौन सा है या सही कौन सा है, और आपको एक ऐसे नज़र लिखी मिल जाएगी और आप उसको सही मान लोगे, और एक नज़र ऐसे लिखी होगी तो ये सही होगा, क्योंकि आगत ध्वनि या ग्रहित ध्वनि में नज़र ऐसे लिखी जाती है। मतलब हमारी वर्णमाला में जो नज़र हैं हमारी डिक्शनरी में वो आगत ध्वनि के साथ लिखी जाती है। सिंपल ज नहीं लिखा जाता उसकी जगह नज़र में, क्योंकि ये उर्दू का वर्ड है। तो जितने भी उर्दू के वर्ड हैं, उर्दू के शब्द हैं, उनके नीचे बिंदी लगी होती हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं लुंठित या प्रकम्पी वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो लुंठित और प्रकम्पी वर्ण है हमारी वर्णमाला में वो है र। दोस्तों लुंठित या प्रकम्पी वर्ण र को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कभी कभी कि लुंठित या प्रकम्पी वर्ण कौन सा है। दोस्तों उसके बाद हम जानते हैं पार्श्विक या वतर्ष्य, ये गलत लिखा है दोस्तों, वतश्र्य वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो वतर्ष्य या पार्श्विक वर्ण है वह ल को कहते हैं। कौन सा दोस्तों? ल। और लुंठित और प्रकम्पी वर्ण कौन सा है दोस्तों? व्यंजन या वर्ण र। तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इससे क्वेश्चन बनने की कम चांसेस है, पर अपने को याद होना चाहिए। दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो हम शब्द बोलते हैं तथा हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है उसके लिए हमें एक प्रयत्न करना पड़ता है। दोस्तों वो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों वर्णमाला का आज का हमारा लास्ट क्लास है, इसके बाद वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे। 3 क्लास में हमारी वर्णमाला पूरी हो जाएगी। जो प्रयत्न के प्रकार है दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे प्रयत्न हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, जो अंदर से होता है दोस्तों उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं, इसको अभी हम पढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद जो सेकेंड है वो है, दूसरा जो है वो है बाह्य प्रयत्न, जो बाहर से हम प्रयत्न करते हैं उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं।
तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो अपना अभ्यंतर प्रयत्न है, जो अंदर से जो प्रयत्न किया जाता है, उसके 4 भेद कौन कौन से। दोस्तों पहला भेद है इसका विवृत। इसमें अ से ओ सारे स्वर, हमारे सारे स्वर 11 ही स्वर इसमें आ जाते हैं, विवृत के अंतर्गत आते हैं। ये एक प्रयत्न का प्रकार है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा है विस्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था कल, क से लेकर म तक 25 वर्ण हमारे स्पर्श हैं जो हमारी अंतरात्मा को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड भेद आता है इसका ईषद विवृत। ईषद विवृत, इसमें य र लव हमारे जो अंतस्थ वर्ण हैं इनको ईषद विवृत कहा जाता है दोस्तों। ये वो वाला श है, ये षटकोण वाला श है ईषद विवृत। इसमें हमारे अंतस्थ य र लव जो अंतस्थ वर्ण है दोस्तों वो आते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे ईषद स्पष्ट हैं उसमें हमारे ऊष्म व्यंजन श श स ये चारों आते हैं। तो दोस्तों ये हैं अभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं बाह्य प्रयत्न, जो बाहर से प्रयत्न किया जाता है वो कौन कौन से। बाह्य मतलब हमारा जो मुख है वो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों जो बाह्य प्रयत्न है उसके 2 भेद हैं। कितने भेद है दोस्तों? 2 भेद। एक तो है सघोष अघोष और दूसरा है अल्प प्राण महाप्राण। तो बाह्य प्रयत्न के 2 भेद के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों कल भी हमने पढ़ा था कि जो सघोष हैं या इनको घोष वर्ण भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सघोष और घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का, जो स्पर्श व्यंजन पढ़े थे उसमें 5 वर्ग थे, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जिनको उच्चारित करते समय अधिक घोष मतलब गुंजन होता है उनको हम सघोष कहते हैं दोस्तों। अघोष, ये सघोष हो गए तो पहला और दूसरा अघोष होंगे जिनको उच्चारित करते समय कम गुंजन होता है या कम ध्वनि निकलती है दोस्तों। जो गुंजन होती है वो अघोष में कम होती है। इसमें पहला व दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण आता है। 5 वर्ग थे, पहला व दूसरा वर्ण आता है और सघोष में तीसरा, चौथा व 5वां वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं इसके बाह्य प्रयत्न के दूसरे भेद के बारे में दोस्तों। पहला इसमें अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। दोस्तों अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां, जिसमें अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जिसमें कम वायु निकलती है जिसको उच्चारित करते समय, और दोस्तों महाप्राण जिसको उच्चारित करते समय अधिक वायु निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दोस्तों दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है तथा पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है दोस्तों। इसके साथ ही आज हमारी वर्णमाला की जो आखिरी क्लास चल रही थी वो समाप्त हुई दोस्तों। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संपूर्ण हिंदी तथा अन्य सब्जेक्ट जो भी हमारे चैनल बालाजी क्लासेस पर चल रहे हैं उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तथा बेल आइकन जो है हमारे चैनल का उसको भी दबा दें, जिससे आपको आसानी से नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। साथ में दोस्तों हमारे जो सोशल मीडिया लिंक है जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक पेज हो गया, उसको लाइक ज़रूर करें तथा उससे जुड़ जाएं दोस्तों। उसके साथ ही आज के वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी का जो हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए तथा उन्हें किसी भी कोचिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपको किसी कोचिंग पे भी नहीं मिलेगा जहाँ पर आप पे करके पढ़ते हो दोस्तों। ये बालाजी क्लासेस की पहल है कि सारे सब्जेक्ट हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अभी हिंदी का मैंने वादा किया है दोस्तों, तो पूरी हिंदी बालाजी क्लासेस पर कंप्लीट करवाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों। आप हमारे चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स। तो लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।